नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया। और एक रिजल्ट इस वक्त अभी आया है 2023 में। नोटिफिकेशन 2005 का था। लिमिटेड एग्जामिनेशन हुआ था डिप्टी कलेक्टर को लेकर के। ये 2005 के नोटिफिकेशन को फाइनल किया गया है, वो भी हाई कोर्ट के ज़रिए 2023 में। और इस वक्त हमारे साथ एक सफल अभ्यर्थी हैं। हालांकि वो 22 साल की जो सेवा है वो एज ए शिक्षक वो दे चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मुरारी नायक जी हैं। सबसे पहले मुरारी जी, स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। और बधाई आपको कि परिणाम आया, बहुत देर से आया, हाई कोर्ट के इंटरव्यू के बाद आया है, लेकिन आपको सफलता मिली है। आपका रैंक 32वां है। पहला प्रतिक्रिया क्या है? खुशी है और तमाम आप सबों को धन्यवाद। काफ़ी इंतज़ार के बाद रिज़ल्ट मिला। और रिज़ल्ट यूँ तो 2005 का था, 2006 में एग्ज़ाम हुआ था, पुनः 2020 में एग्ज़ाम हुआ 3 जनवरी को। अगर समय पर होता तो हम लोग 18 साल की सेवा अभी तक एज ए डिप्टी कलेक्टर कर चुके होते। फिर भी रिजल्ट चूँकि पॉजिटिव आया है, मैं सफल घोषित किया हूं, इसलिए बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। मुरारी जी, टेक्निकल सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस झारखंड के अंदर है, अब तो आप सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, अभी आपकी ट्रेनिंग होनी है, फिर पोस्टिंग होनी है आपकी, लेकिन जो पॉलिसी पैरालिसिस है, खास करके एग्जामिनेशन को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के, आपको लगता नहीं है कि पूरे देश में सबसे वर्स्ट झारखंड है? नहीं, ये तो दिख रहा है। विगत दिनों में तो ये विशेष रूप से दिखा कि हमारे यहाँ जो नियुक्ति नियमावली है, जिसको रद्द कर दिया गया माननीय हाईकोर्ट द्वारा, जिसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा झारखंड के ऐसे प्रतिभावान छात्रों को जो तैयारी में लगे हुए थे। तो इससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी बहुत ही सुदृढ़ पॉलिसी नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की बार बार पॉलिसियाँ रद्द हो रही है और यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों का काफ़ी समय मारा जा रहा है, नियुक्तियां काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। ये थोड़ी सी चिंता का विषय है और हम समझते हैं कि राज्य सरकार इस पर सजग है। आने वाले दिनों में इस पर सुधार होना चाहिए और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि ये सुधार जल्द होना चाहिए, ताकि हमारे झारखंड के बच्चे काफ़ी सफ़र न करें। और सही आपने कहा कि जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो सिर्फ एजुकेशन को लेकर और परीक्षा को लेकर के नहीं, बाकी सभी डेवलपमेंट वर्क या जो भी हो, हमारा झारखंड में पॉलिसी पैरालिसिस देखा जा रहा है। और जिसकी वजह से जो समुचित डेवलपमेंट झारखंड का होना चाहिए था वो प्रतीत नहीं हो रहा है। जो कि एक अच्छी पॉलिसी, सुदृढ़ पॉलिसी बनाई जा सकती थी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता था, लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही पॉलिसियाँ रद्द हो जाया कर रही है, जिसका झारखंड खामियाजा भुगत रहा है। मुरारी जी, जो पॉलिटिकल सेटअप है झारखंड के अंदर, लोग वोट लेकर के कुर्सी तक पहुंचते हैं, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप भी है झारखंड के अंदर। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो पॉलिटिकल डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के नेग्लिजेंसी के कारण, या कह सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी के कारण डिरेल कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कि झारखंड में जो पॉलिटिकल सेटअप है उसको कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी चैलेंज करती है? नहीं, ऐसा कहना तो बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके बीच में एक बेहतर तालमेल होती है। और ब्यूरोक्रेट्स तो एक वर्किंग हैंड है, पॉलिसी मेकर तो जनरली ये हमारी जो सरकार में बैठे लोग हैं वो करते हैं। इसलिए मुरारी जी, ये सवाल हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको पता है कि नियुक्ति नियमावली को लेकर के जो कुछ भी हुआ, पॉलिटिकल विल पावर था तो डिसीजन हो गया। समस्या ये आया कि जिस ढंग से जो नियुक्ति नियमावली बनाई गई, और जाहिर है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उन्होंने नियुक्ति नियमावली बनाई थी, तो ये कैसे ब्यूरोक्रेट है कि चैलेंजेबल हो जाता है, हाईकोर्ट उसको निरस्त कर देती है? नहीं, ये कहीं ना कहीं इस पर कहा जा सकता है कि त्रुटियां हैं। माननीय हाईकोर्ट द्वारा यदि टिप्पणी किया गया है और उसको निरस्त किया गया है तो कुछ तो उसमें खामी रही होगी, जिन खामियों को नज़रअंदाज करके हमारे जो कमेटी, जो विशेषज्ञ लोग होंगे जिन्होंने ये नियम बनाई थी, उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया होगा। तो कहीं ना कहीं कमी है। कमी बिल्कुल, बिना कमी का तो हाईकोर्ट हमारा ऐसा नहीं कर सकता है ना। मुरारी जी, जो आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, आपकी स्कूलिंग हुई है, आपका ग्रेजुएशन संत कोलंबा से है, हजारीबाग का नामी कॉलेज है, बाद में आप यूपीएससी की तैयारी के लिए पटना चले गए। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि आप बिहार के सर्विस में नहीं जा पाए, आप वो झारखंड के सर्विस में आपका हुआ है, जेपीएससी में आपका चयन हुआ है। थोड़ा अचीवमेंट के बारे में बताइए कि किनका कैटेगरी रहा आपके पूरे सफ़र के दौरान? मैं तो जब 1986 में मैट्रिकुलेशन करने के बाद हजारीबाग चला गया, वहाँ से बीएससी मैथ्स ऑनर्स मैंने किया।
फिर वहाँ से मैं पटना चला गया और वहाँ जाकर के पटना यूनिवर्सिटी में रूरल मैनेजमेंट एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्लोमा कोर्स में मैं ज्वाइन किया। चूँकि मैं काफ़ी रूरल एरिया से था और जो गाँवों की स्थिति थी, मुझे बहुत वहाँ की जो स्थितियाँ थी कि कोई सुविधा नहीं है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, शहर और गांव में काफ़ी एक गैप है, तो इसे देखकर मुझे बड़ा दुख होता था। और मन में, चूँकि उसमें मेरे पास करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैं चाहता तो और भी कुछ पढ़ाई कर सकता था, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे मन में ये था कि कहीं ना कहीं हम ये रूरल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे तो शायद गाँव को सेवा करने का मौका मिलेगा। ऐसा बात मेरे मन में आया और मैंने पटना यूनिवर्सिटी में इसका कोर्स में ज्वाइन किया। हालांकि उस तरह का फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कहें कि मुझे मौका नहीं मिल पाया और मैं फिर वहाँ पर मुझे लगा कि अब जब उस डिग्री से मुझे मौका नहीं मिला डायरेक्टली, तो मुझे सिविल सर्विसेज के ज़रिए ही जाना होगा। फिर मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने लगा। उसमें भी कई एग्जामिनेशन हमने दिए और आंशिक सफलता मिली, पूर्ण सफलता तो नहीं मिली। और इस तरह से बाद में ये मैं शिक्षक का भी फॉर्म भरा, उसमें हो गया। तो फिर चूँकि कहीं ज्वाइन करना था, अपनी करियर को भी मुझे देखना था, अपना भविष्य को भी देखना था, तो मैंने ज्वाइन किया। और मन में ये तो था ही कि मुझे कुछ करना है। मैं तैयारी करता रहा, पढ़ाई से कभी विमुख नहीं हुआ और एक अच्छा पॉजिटिव साइन हुआ कि मैं शिक्षा विभाग में ही ज्वाइन किया, तो पढ़ाई लिखाई से एक हमारा रिश्ता जुड़ा रहा और इसका लाभ मुझे मिला। 2006 में भी जब एग्ज़ाम हुई थी, उस समय भी मैं अपने एग्ज़ाम से लगभग संतुष्ट था। रिजल्ट आना ना आना अलग बात है। उसके बाद 2013 में दूसरी, तीसरी और चौथी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा एक साथ हुई थी, जिसमें कुल 128 सीट था और उसमें भी मेरा एग्जामिनेशन अच्छा था। रिजल्ट, मेरा स्कोर अच्छे आए थे। मुझे लग रहा है कि करीब 2-2.5 नंबर से मेरा मिस रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ और जिसके लिए मैं लगातार प्रयासशील रहा और अंततः सफलता आज आपके सामने है। मुरार जी, आप मैरिड भी हैं। बहुत लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि शादीशुदा के बाद फिर शादी हो जाने के बाद फिर या तो उनकी ज़िंदगी थम जाती है या कि वो ढर्रा पे चलता है। आपने तो ज़िंदगी बदली है। कितना रोल रहा है आपकी धर्मपत्नी का इस अचीवमेंट में? नहीं, धर्मपत्नी का रोल तो रहता ही है, बिना सहयोग का आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है संकल्प। मुझे नहीं लगता है कि शादी इतनी बड़ी बाधक बन जाएगी अगर यदि कोई व्यक्ति अपने मन में ये संकल्प ले कि मुझे ये करना है। तो अब यदि संकल्प में कहीं कमी है, संकल्प पूरी दृढ़ता के साथ नहीं है, तब तो फिर वो डिस्टर्बेंस फैक्टर्स जो है अपर हावी होंगे। अदरवाइज, और मैक्सिमम आजकल की जो मैक्सिमम पत्नियां होती हैं, वो भी चाहती हैं कि मेरे पति जो है उच्च पद पर जाएं, उनसे उनकी ही प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। इसलिए मुझे लगता है ये साझा अचीवमेंट है। बिल्कुल साझा अचीवमेंट का। मुरारी जी, अब आप सर्विस में आ रहे हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे। मुझे आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ, वो वाइंड अप भी करना है। प्रायोरिटीज़ क्या होंगी आपके जब आप आएंगे यहाँ? देखिए, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट सबसे प्रायोरिटीज तो होगा कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और इस तरह से इम्प्लीमेंट करना कि वो ज़रूरतमंद लोगों के पास तक पहुँच सके विदाउट एनी हेजिटेशन। मतलब उन लोगों को कोई इसमें लाभ लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला प्रायोरिटी तो ये होगा कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट हम करें। और दूसरी प्रायोरिटी हमारी होगी कि यथासंभव गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बियॉन्ड भी, अगर हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि जागरूकता की बहुत कमी है। पॉलिसीज़ अच्छी हैं, पॉलिसीज़ ख़राब हैं, पॉलिसीज़ का लाभ उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा ये बाद की बात है, लेकिन पहले लोग जागरूक नहीं हैं उस पॉलिसीज़ के बारे में। तो एक कैंपेन होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग उन पॉलिसीज़ को जानें, पॉलिसीज़ को समझें। हाँ, बिल्कुल। वो पब्लिक उसको जान ही नहीं पाती है ना। वो तो इसलिए सबसे पहली बात है कि किसी पॉलिसीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो उसकी फुल एजुकेशन आप वहाँ के जनता को दीजिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उनको आप समझाइए, उनको बताइए कि आप उसकी अच्छी प्रचार प्रसार करिए, उनके मेरिट्स डिमेरिट्स आप बताइए, तब पॉलिसीज़ का अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ पॉलिसीज़ को ज़बरदस्ती किसी तरह से कोरम पूरा करके उसको फुलफिल कर देना, इससे हमारी बहुत लोग जो है, जो एक्चुअली वांटेड लोग होते हैं, वो वंचित हो जाते हैं। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा।
चलिए मुरारी जी, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए, और आपकी भी ट्रेनिंग होनी है, पोस्टिंग भी होनी है, और एक शुभकामना हम आपको दे देते हैं कि गृह जिला है आपका बोकारो, कभी ना कभी आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हो एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आपने वक्त निकाला बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, पूरे टीम को धन्यवाद। मैं आप लोगों का काफ़ी हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोग का भी हमारे झारखंड के विकास में सहयोग रहना चाहिए, और आगे ये सहयोग की मैं अपेक्षा करूँगा। शुक्रिया आपका। तो सुन रहे थे आप मुरारी नायक जी को। 32वां रैंक है इनका इस वक्त, जो 2005 के जो लिमिटेड एग्जामिनेशन हुआ था डिप्टी कलेक्टर का, उसका रिजल्ट अब फाइनल हुआ है 2023 में। बात कर रहे थे। अगली बार एक और मेहमान, और तब तक के लिए नमस्कार।